विजय मंत्री साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में, उनसे मैं थोड़े सवाल पूछूंगा येस बैंक को लेकर। लेकिन पीएमसी बैंक के बाद अब येस बैंक के ग्राहक फंस गए हैं। आरबीआई ने कल रात ग्राहकों के लिए निकासी की लिमिट तय कर दी है और सुबह देश भर में हड़कंप मचा हुआ। बैंक की ब्रांच और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें। आरबीआई कह रहा है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग डरे हुए हैं। सबके मन में सवाल है कि कहीं बैंक डूब तो नहीं जाएगा, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कब तक फंसे रहेंगे। और जिन लोगों की सैलरी येस बैंक में आती है, जिनकी ईएमआई कटती है, जिनकी एसआईपी होती है, अरे उसे तो पूछिए मत। और जिन्हें इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, किसी शादी हो, कुछ इलाज करवाना हो, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो तो, या कोई ऐसा पढ़ाई वढ़ाई के लिए फ़ीस भरनी हो, ये ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन में आप पैसे ज़्यादा निकाल सकते हैं, कब तक आपके पैसे ठीक हो जाएंगे, अकाउंट ठीक हो जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे शाम को 6 बजे। ज़रूर देखिएगा येस बैंक आगे का प्लान। येस बैंक से जुड़े हुए सारे सवाल, लेकिन येस बैंक से जुड़े हुए जो सारे सवाल आपके जो इन्वेस्टमेंट के हैं वो बताने के लिए मंत्री जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, चूँकि आप म्यूचुअल फंड बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और एक्चुअली है ना, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहली चीज़, अगर मैंने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला है, निकालने के लिए दिया है, कल दिया है, आज दिया है या कल देने वाला हूँ, और मेरा बैंक है येस बैंक, तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? इधर लिमिट 50,000 की करके, तो फिर अगर किसी के पास भी येस बैंक मैंडेट दिया हुआ है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस इन्वेस्टर को सबसे पहले तो एक अल्टरनेट बैंक मैंडेट देना चाहिए। सारे फंड हाउस ओवरनाइट बैंक मैंडेट चेंज करने को तैयार हैं, सब के सब फंड हाउस। तो जैसे आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट दीजिए। येस बैंक में जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर अपना रिडेम्पशन प्रोसीड मत लीजिएगा किसी भी हालत में। और अगर कहीं भी आपका येस बैंक अगर मैंडेट वाला है तो आपको तुरंत चेंज करिए, क्योंकि हो सकता है कहीं आपका डिविडेंड ऑप्शन हो। रिडेम्पशन में तो आप रिडेम्पशन ट्रिगर करते हैं, डिविडेंड ऑप्शन में तो डिविडेंड फंड हाउस ट्रिगर करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जिस भी इन्वेस्टर का येस बैंक का मैंडेट है, सबसे पहले उनको अपना दूसरा बैंक का मैंडेट फंड हाउस को देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, किसी के पास अगर बैंक अकाउंट येस बैंक के अलावा कोई है भी नहीं है तो उसको इमीडिएटली सेकंड बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, लेकिन ये स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये बात का वापस ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बैंक येस बैंक है तो उसमें रिडेम्पशन प्रोसीड नहीं डलवाएं। रिडेम्पशन आप पहले मैंडेट चेंज करो, उसके बाद रिडेम्पशन। नहीं तो पता गया पैसे गए वहीं फंस गए, पैसे वहीं फंस गए। तो आप पहले चेक करें कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट लिखा आता है, हर म्यूचुअल फंड के अकाउंट स्टेटमेंट अच्छा, के ये अंदर जैसे लिखा अभी हुआ है। समझो मेरा येस बैंक है, अकाउंट दिया हुआ है, और मैं आज लिख के दूंगा, मुझे देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को, राइट? कितना टाइम लगता है इसको चेंज होने में? म्यूचुअल फंड जनरली ये 7 दिन का प्रोसेस होता है। 7 दिन? लेकिन अभी इमीडिएट करके देंगे, क्योंकि क्या होता है बैंक मैंडेट चेंज करने में बड़ा क्रिटिकल चीज होता है कि जिस बैंक का आपको चेंज करना, जैसे आपका येस बैंक में आपका करंट अकाउंट, समझो एचडीएफसी बैंक किया तो आपको एचडीएफसी बैंक का अपना चेक देना पड़ेगा, ताकि प्रूफ होए कि वो बैंक अकाउंट आपका ही है। फिर फंड हाउस उसको वेरीफाई करता है, ये सारा प्रोसेस होता है। जनरली 7-10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में येस बैंक वाले पर्टिकुलर केस में फंड हाउस का टर्नओवर टाइम उसी दिन हो जाएगा। सब फंड हाउस चेंज करके दे देंगे आपको। तो हो सकता है आपकी प्रोसीड एक दिन डिले हो जाए, बट दैट इज बेटर, क्योंकि अगर आपकी प्रोसीड येस बैंक में चली गई तो आप तो 50,000 के ऊपर निकाल नहीं पाओगे जब तक आरबीआई जब तक आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट नहीं करते। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, जैसे समझो मैंने हर 7 तारीख फिक्स करी कि मेरी एसआईपी जाएगी, और मैंने पैसे भी रखे हुए भी येस बैंक में, ठीक है? अब कल 7 तारीख है, जाएगी? अगर आप 50,000 रुपए तक है और 50,000 रुपये टोटल विड्रॉवल आपका, अगर आपने एटीएम से निकलवा लिया या आपने फंड ट्रांसफर कर लिया है, कुछ भी कर लिया, वो 50,000 रुपए की लिमिट खत्म हो गई तो आपकी एसआईपी हिट नहीं होगी फिर वो। अरे भाई साहब, लेकिन एसआईपी चली गई तो बाकी पैसे नहीं निकलेंगे फिर? हाँ, अगर मेरी 7 तारीख को कल एसआईपी हिट होनी है, हाँ, तो आज ही पैसे निकाल के अगर आपकी 7 तारीख को एसआईपी हिट होनी है, 10 तारीख को हिट होनी है, 15 को हिट होनी है, अलग अलग डेट होते हैं एसआईपी के, पहले पैसे अगर उस दिन हिट होनी है, जितनी आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड में चली जाएगी उतना पैसा आप लोग फिर 50,000 से उतना कम हो जाएगा। सपोज आपकी एसआईपी 5,000 की और 5,000 की एसआईपी कल हिट हो गई। नहीं, अगर समझो 1 लाख की, तो 1 लाख की तो 50,000 के ऊपर प्रोसीड ही नहीं होगी वो। अच्छा, वैसे ही नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी। तो या 50,000 चले जाएंगे, 50 नहीं जाएंगे? 50,000 चलेगा, 50,000 वो मैंडेट रिजेक्ट हो जाएगा ना। 50,000 थोड़ी लेंगे, मैंडेट तो 1 लाख रुपए का है, पार्ट मैंडेट ले ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सर, अगर एसआईपी हमने मैंडेट दे रखा नहीं गई तो पेनल्टी लगाते क्या म्यूचुअल फंड वाले? नहीं, म्यूचुअल फंड वाले पेनल्टी कभी नहीं लगाते। नहीं ना, पेनल्टी बैंक वाले लगाते हैं।
अच्छा म्यूचुअल फंड में सीधे लोग, हम कोई पेनल्टी नहीं लगाते। अच्छा, तो इसमें पेनल्टी कौन लगाएगा? 1-2 दिन से डिले हो गई तो चलेगा। लेट्स से अभी जैसे सर ने बोला 50,000 से ऊपर है, मैंडेट कैंसिल हो गया, तो आप अपने म्यूचुअल फंड से बात करें, 2-3 दिन का डिले, बैंक जब तक आप चेंज करेंगे, मैंडेट चेंज करेंगे, वो प्रोसेस। हाँ नहीं, कोई तकलीफ नहीं उसके अंदर। वो जैसे आपका बैंक मैंडेट चेंज करने का भी जरूरत नहीं। सपोज आपकी एसआईपी गई नहीं है तो आप दूसरे बैंक से उस दिन चेक डाल के न्यू परचेज कर लीजिए ना उतनी अमाउंट का। और बाद में तो आप तब मैंडेट चेंज कर लीजिए, अगला जब आपका आएगा इंस्टॉलमेंट तब तक आपका सब चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक अनिल सर, एक छोटा सवाल मेरा हाँ था हाँ, पूछो ना। कि अगर बैंक, अगर होम लोन है हाँ। और उसकी EMI 60,000 रुपये है, हाँ। यस बैंक में अकाउंट है और हमने होम लोन ले रखा है SBI का या फिर दूसरे बैंक का, तो उस केस में क्या होगा? डिफॉल्टर हो जाएंगे या हो फिर? गई ना। डिफॉल्टर होंगे आप, क्योंकि आपका 50,000 के ऊपर भी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। सिबिल का देखिए, स्कोर भी खराब हो जाएगा। आपका सिबिल स्कोर खराब है, लेकिन सिबिल को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो आपका स्कोर वो ठीक रहे, क्योंकि सिबिल तो ब्लाइंडली देखेगा आपने डिफॉल्ट कर दिया, अब फिर अपने को भेजना पड़ेगा, देखो भाई साहब मेरे पैसे पड़े थे पैसे पड़े यहाँ पे, और वो बैंक ही डूब गया, तो मैं क्या करूँ? अभी आप देखिए, किसी में क्रेडिट कार्ड है, किसी का हाउसिंग लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी के बहुत लायबिलिटीज और पैसा अगर येस बैंक में पड़ा है, आपके पास पैसा पड़ा है, आप देना भी चाहते लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो, तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं हो जाए, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं कि आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा इस कारण से, बिकॉज ये तो फोर्स मेजर है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सर, जैसे मैंने किसी फंड में पैसा लगाया है और उस फंड के पास में येस बैंक के शेयर पड़े हैं, ठीक है, वो QIP में भी बहुत सारे लोग फंड ने लिए थे 83 रुपये 84 रुपये में, उसके बाद का तो खैर पता नहीं, हमें पता नहीं चलता, QIP का तो हमें पता चल जाता है। तो अच्छा, बहुत सारे फंड हैं जिनके पोर्टफोलियो में शेयर हैं, तो वो स्कीम मेरे पास में है, समझो मैंने किसी पर्टिकुलर स्कीम में लगाया, उनके पास येस बैंक के शेयर है, मैं क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो या तो कुछ जो करने लायक बचा नहीं मैं। अब कुछ करने लाइक बचा नहीं है। ऐसा बोलो ना। और देखिए, टोटल एक्सपोजर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वेरी इंटरेस्टिंगली हाईएस्ट एक्सपोजर इंडेक्स फंड के अंदर है, वो तो क्योंकि इंडेक्स फंड बाय मैंडेट आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज एज अ पोर्टफोलियो, हाईएस्ट परसेंटेज इंडेक्स फंड में, लेकिन टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इक्विटी एक्सपोजर येस बैंक के अंदर है, वो करीब 500-600 करोड़ का, बड़ा पैसा नहीं है उसके अंदर लगा हुआ। अच्छा, तो वो इक्विटी वाला तो कहानी कुछ मतलब टेंशन वाला नहीं लेने की। इक्विटी में कोई झमेला नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम डेट के अंदर है, वो डिस्कस करना। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो डेट मार्केट में जो डेट फंड मैंने लिए हुए हैं, और डेट फंड में अगर समझो उसने यस बैंक को डायरेक्ट किसी तरह से उधार दे रखा है, या तो CDs हो या फिर कोई उन्होंने बॉन्ड ले रखे हों, डिवेंचर ले रखे हों यस बैंक के, तो फिर। और इसमें देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो म्यूचुअल फंड के पास 2000 करोड़ के ऊपर का एक्सपोजर है ना, वो कोई CD के अंदर नहीं है, कोई NCD के अंदर नहीं है, वो परपेचुअल बॉन्ड में है। और परपेचुअल बॉन्ड लोग समझते नहीं है, ये क्वासी इक्विटी है। इसके अंदर अगर बैंक ने आपको 1 साल का इंटरेस्ट नहीं दिया, सपोज करो, या 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता, मतलब वो क्यूमुलेट नहीं होता है, और वो आपका पार्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड कैन बी कैपिटलाइज्ड बिकॉज ए Tier 2 कैपिटल, Tier 1 कैपिटल। तो म्यूचुअल फंड में काफी स्कीम है जिनके पास यस बैंक के परपेचुअल बॉन्ड हैं, वो डेट स्कीम भी है, वो इक्विटी सेविंग स्कीम भी है, वो बैलेंस फंड के अंदर स्कीम भी है। लेकिन क्या हुआ कि उसमें सबसे बड़ा जो फंड हाउस इसके पास एक्सपोजर था, उसने तो कल अपना एक्सपोजर 0 कर दिया। तो अभी इन्वेस्टर कुछ करे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी हिट लग चुका है NAV के अंदर। हाँ, और देखिए क्या है, जो 100 रुपए का सपोज बॉन्ड है यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड, वो ऑलरेडी बुक पे 74 रुपीज पे चल रहा था। अभी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ने आज बोला कि उसको 47 रुपीज कर दो, तो वो तो बेयर मिनिमम फंड हाउसेस को करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सही तरीका है, उसको आपको 0 ले जाना चाहिए, और 0 नहीं, उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। क्योंकि सपोज आज किसी को पता ही नहीं, कल किसी ने रिडेम्पशन मार दिया था सपोज, बिल्कुल, उसको तो कोई अंदाजा भी नहीं था। एक बॉन्ड फंड जिसके अंदर 21% एक्सपोजर है, तो उसको तो 1 लाख रुपए निकालना था, अब मालूम पड़ेगा हाथ में 80,000 रुपए आएंगे। एक बॉन्ड फंड में 26% एक्सपोजर है, किसी में 11% है, किसी में 6% है, किसी में 8% तो है। एक चीज बताओ मंत्री जी, आप तो बोलते हो कि म्यूचुअल फंड वाले सारे फंड में बड़े समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दिन रात यही काम करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इनको पहले पता नहीं चला कि येस बैंक में हो रहा, तो फिर बेचा क्यों नहीं उन्होंने इनके बॉन्ड? ये सबको पता चल गया, लेकिन इंडियन डेट मार्केट का सबसे खूबसूरती क्या है कि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। अच्छा, आप AAA बॉन्ड निकाल दीजिए, आप GSEC निकाल दीजिए, आपके पास लिक्विडिटी नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको वहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कोई बायर ही नहीं है।
और दूसरा क्या है कि फंड हाउस ने क्या कॉल लिया कि 100 रुपए का ऑलरेडी मैंने 73 रुपीज राइट डाउन कर लिया है, तो YTM उन बॉन्ड का 23% चल रहा था पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप बोले कि अभी इस बेच के भी करेंगे कि ऑलरेडी हमने बड़ा नॉक ऑफ ले लिया, किसको आज का इवेंट का पता नहीं था। 73 भी तो बचते सर। हाँ, लेकिन पता थोड़ी था कि आज 73 के अभी तो 47 किया, अभी डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया रेटिंग एजेंसी ने इसको। अच्छा। BBB के नीचे रेटिंग एजेंसी को डाला नहीं अभी तक भी। तो ये कॉल फंड हाउसेस ने लिया भैया कि अभी तो उसके अंदर वैल्यू बचा, जाएगा नहीं पूरा का पूरा पैसा। और सेकंड चीज क्या होगी कि जिन फंड के पास एक्सपोजर था उस फंड से लोगों ने रिडेम्पशन कर दिया, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को तो आप बेच नहीं पाते। आपने लिक्विड सिक्योरिटी बेची तो आपका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यस बैंक के अंदर ज्यादा बढ़ता चला गया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज हुआ है। लेकिन मेरी एडवाइस है इन्वेस्टर को अभी पैनिक नहीं करना चाहिए, स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको 1-1.5 साल के अंदर वापस इन्हीं फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज का दिन है पैनिक का, पैनिक कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन मेरी एडवाइस है कि इन्वेस्टर को अब करके फायदा नहीं लेट। अब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट वोडाफोन आइडिया में हमने देखा कि रेटिंग डाउनग्रेड हुआ और काफी फंड हाउस ने उसका एक्सपोजर जीरो किया, किसी ने सेग्रीगेट किया पोर्टफोलियो, किसी ने उसका वैल्यू राइट डाउन किया। लेकिन अभी वो सारे मेरे को लगता है एपिसोड बाय एंड लार्ज बिहाइंड हो चुके हैं। ये लास्ट हम उसका वेट कर रहे थे यस बैंक का परपेचुअल बॉन्ड का क्या होने वाला है। लेकिन अगर RBI को रेस्क्यू प्लान लेके आता है तो ये देखने वाली बात है कि रेस्क्यू प्लान के अंदर देखिए FD इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट किया ही जाएगा। ओके, क्योंकि ये वरना पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे सिस्टमेटिक रिस्क है। अभी परपेचुअल बॉन्ड का पहला इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हुआ था तो परपेचुअल बॉन्ड नहीं था इतना बड़ा, और था ही नहीं मेरे हिसाब से। ये परपेचुअल बॉन्ड तो बेसल 2 नॉर्म्स के बाद परपेचुअल बॉन्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आया है। तो अभी RBI इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है? अगर RBI बोलता है कि परपेचुअल बॉन्ड भी इनमें डिफॉल्ट पॉसिबल है या राइट डाउन पॉसिबल है, तो फिर पूरी परपेचुअल बॉन्ड इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का हम परपेचुअल बॉन्ड खरीदें कि नहीं खरीदें। क्योंकि अनिल जी देखिए, अगर SBI की FD 6% है तो SBI का परपेचुअल बॉन्ड आपको 8% पे मिल रहा है। तो एक इन्वेस्टर सोचता है कि SBI तो है यार, बॉन्ड है, क्या फर्क है FD और बॉन्ड में, 2% ज्यादा मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दैट। लेकिन उसके अंदर जो इनहेरेंट चीजें हैं वो काफी लोगों को पता नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि RBI परपेचुअल बॉन्ड पे क्या स्टैंड लेता है, वो देखना पड़ेगा। ओके, तो वैसे तो मेरे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो सवाल थे कि क्या हो सकता है वो कंप्लीट, अगर कोई ऐसी खास बात जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, कोई पॉइंट ऐसा छूट गया हो तो? नहीं, एक तो हमेशा कितना भी करो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो। ठीक बात। आप 3-4 स्कीम बोलते हैं ना, काफी एडवाइजर बोलते हैं 4-5 स्कीम में एक्सपोजर रखता है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता उस बात पे। जी। कम से कम 10 फंड हाउस आपके पास होने चाहिए, तो ही आपका प्रॉपर डिवर्सिफिकेशन है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, अभी सवाल ये भी हो गया कि फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन, आपको बैंक में भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ठीक बात है, सही क्योंकि बात है। अगर आपके पास एक ही बैंक है आज की तारीख में, दूसरा बैंक अकाउंट खोलने में आपको 7 से 10 दिन का समय लगेगा। करेक्ट। और उसमें एक अभी बहुत जरूरी है कि आपके पास सरकारी बैंक एक होना ही चाहिए। ठीक बात है। तो बैंक्स भी डाइवर्सिफाई करें, म्यूचुअल फंड्स भी डाइवर्सिफाई रखें, ये जरूरी है।